मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के 200 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों, पहला सवाल दिया गया है कि हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था। ये जो सवाल है 2025 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कि हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था। तो हो ची मिन्ह उत्तरी वियतनाम का शासक था। पहला का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार किसकी समर्थक थी। तो दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार फ्रांस की समर्थक थी। दूसरा का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है दक्षिण और उत्तरी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण अप्रैल 1975 ईस्वी में हुआ था। तीसरा का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। दक्षिण वियतनाम में प्रथम सरकार किसकी थी। तो दक्षिण वियतनाम में प्रथम सरकार बाओ दाई की थी। चौथा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया। तो तोकिन फ्री स्कूल वियतनाम में स्थापित किया गया। पांचवा का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है प्लास्टिक मुद्रा इनमें से कौन है। और ये भी जो सवाल है 2022 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो जो प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत आता है वो डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक मुद्रा होता है। अगला सवाल है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है। तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, रुपया को है, ऐसा मार्शल के द्वारा कहा गया है। सातवां का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो एशिया और यूरोप के बीच में जो रेशम मार्ग है वही प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। आठवां का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया। जब 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था तो उस आंदोलन के बाद, उस कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया। तो असहयोग आंदोलन को बंद किया। 9वां का सी हो जाएगा। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 10वां का बी हो जाएगा। अगला सवाल है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो फिलहाल अभी वर्तमान में भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8वां का सही उत्तर सी हो जाएगा। 11वां का सी हो जाएगा। फिलहाल भारत में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला सवाल है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ। तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून 2005 ईस्वी में पारित हुआ। 12वां का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है किसने कहा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो अब्राहम लिंकन जी के द्वारा कहा गया कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। 13वां का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। 14 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। तो भारत में लोकतंत्र की सफलता में सब बाधा ही है, चाहे वह शिक्षा हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, सबके सब भारत में लोकतंत्र की सफलता में बाधा है। या आप ऐसे ही याद रखिएगा, जहां आपको इनमें से सभी वाला ऑप्शन दिखाई दे उसी को आपको टिक मार के आ जाना है। यदि आपको ये आंसर भी नहीं याद है तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन मार के आइएगा, क्योंकि 99% केस में हमेशा सही उत्तर वही होगा। अगला सवाल है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। 16 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। 17 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है। 18 का सी हो जाएगा।
अगला सवाल है सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य इनमें से कौन है। तो सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य उत्तराखंड है। 19 का सही उत्तर ए हो जाएगा। उत्तराखंड में सबसे अधिक भूस्खलन आता है। अगला सवाल है विनिमय के कितने रूप हैं। तो विनिमय के टोटल 2 रूप है। 20 का सही उत्तर बी हो जाएगा। विनिमय के 2 रूप है। अगला सवाल है वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली आप लोग पढ़े होंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में हमेशा वस्तु से वस्तु का ही लेन देन होता है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है। तो नेपाल की बात करेगा तब, भारत के बारे में बात करेगा तब, चाहे वो पाकिस्तान के बारे में बात करेगा तब। तो नेपाल, भारत, पाकिस्तान का मुद्रा का नाम रुपया है। 22 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है एटीएम का विस्तारित रूप क्या होता है। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और ऑटोमेटिक टेलर मशीन 23 का हो जाएगा सी। अगला सवाल है भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो भिलाई स्टील संयंत्र रूस के सहयोग से भारत में स्थापित किया गया था। 24 का बी हो जाएगा। और ये 25 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला सवाल है भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया। तो भारत में गणतांत्रिक संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। अगला सवाल है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो लोक जनशक्ति पार्टी का लोजपा का चुनाव चिन्ह बंगला है। और 26 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में अभी टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जैसा कि अभी आप लोगों ने जाना। अगला सवाल है इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो चंडीगढ़ है वही केंद्र शासित प्रदेश है। 28 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 29 का सही उत्तर डी हो जाएगा। और ये दोनों सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। भारत में इमरजेंसी लागू कब हुआ था। तो भारत में इमरजेंसी लागू 1975 ईस्वी में लागू हुआ। 30 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेशनल मंडेला जी थे। 31 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हो गया। तो समता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हो गया, जेडीयू में हो गया। अगला सवाल है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष इनमें से कौन है। तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष इनमें से प्रधानमंत्री जी होते हैं। 33 का सही उत्तर बी हो जाएगा। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला सवाल है बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो बोलीविया जो देश है वहाँ जन संघर्ष क्यों हुआ था, वहाँ लड़ाई क्यों हुआ था। तो बोलीविया में जन संघर्ष जल के निजी कारण के कारण हुआ था। 34 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है। तो जो बोलीविया होता है, बोलीविया देश है, यह यूरोप महादेश का हिस्सा है। जैसे हम लोग का भारत है वो एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, उसी पर जो बोलीविया देश है वो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है बिहार का कौन ऐसा भाग है जो सर्वाधिक सूखा प्रवण है। तो बिहार का जो दक्षिणी बिहार है, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार यह सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है। जबकि उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार यहाँ सबसे अधिक बाढ़ आता है। उत्तर में और पूर्व में बाढ़ आता है और दक्षिण में पश्चिम में सबसे अधिक सूखा होता है। यानी कि जो बिहार राज्य है सूखा से भी ग्रसित है और बाढ़ से तो ग्रसित है ही है। अगला सवाल है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 37 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ। 38 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। 40 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन पिछड़ा राज्य है? तो सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। पिछड़ा राज्य के बारे में करेगा चर्चा तब, या बीमारू राज्य के बारे में चर्चा करेगा तब। हमेशा हम लोग का बिहार ही आता है नंबर 1 पर पिछड़े राज्य के मामला में। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से जो बिहार राज्य है वही पिछड़ा राज्य है। अगला सवाल हो जाएगा कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है जीविका उपार्जन। जीविकोपार्जन जो है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया। अगला सवाल है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था इनमें से कौन है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है। 44 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वह है अधिक सिंचाई के कारण वह भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का ह्रास हो रहा है। अगला सवाल है, सोपानिक कृषि प्रचलित है। सोपानी जो कृषि कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला सवाल है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक चरक जी को कहा जाता है। 49 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार की राजधानी पटना में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना किया गया था। 50 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा किया गया आंदोलन था। 51 का सही उत्तर हो जाएगा बी। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के प्रवर्तक हैं। अगला सवाल है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है? तो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का जो प्रबंध है वह सेल के अंतर्गत अधीन है। 52 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो हमारे देश में टोटल 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। 53 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? 2021 में 2023 में 2 बार पूछा गया सवाल है। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सवाल है, पाराद्वीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो पाराद्वीप जो पतन है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। 55 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन ऐसा बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर स्थित है? तो जो कांडला बंदरगाह है वहीं पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला सवाल है, इनमें से कौन पंचायती राज व्यवस्थाओं का दूसरा स्तर है? तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर पंचायत समिति को कहा जाता है। 57 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया। 58 का सही उत्तर हो जाएगा ए। और ये जो सवाल है 2019 के प्रथम शिफ्ट, 21 के सेकेंड शिफ्ट, 22 के कंपार्टमेंटल, 23 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच जी होते हैं। सरपंच जो होते हैं वो ग्राम कचहरी के प्रधान होते हैं। अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय भी है और संसदीय दोनों प्रकार की प्रणाली है। भारत में संघीय और संसदीय दोनों शासन प्रणाली है। अगला सवाल है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल टोटल 5 वर्षों का होता है। 61 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के प्रधान को महापौर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो बिहार में 10% से भी कम वन है। तो 10% से कम वन कहाँ है? तो 7% सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नेटाइट, अभ्रक, बक्साइट या चूना पत्थर? तो मैग्नेटाइट जो है यह लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, 64 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि सबसे घटिया कोयला इनमें से कौन है? यदि बात करेंगे सबसे बढ़िया कोयला के बारे में, सबसे सर्वोत्तम कोयले के बारे में, तो एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोयला है। लेकिन जब सबसे घटिया कोयला के बारे में बात करेगा तो जो पीट होता है वही सबसे घटिया कोयला होता है, तो 65 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है? तो इनमें से जो गेहूं है यह रोपण फसल नहीं है। अगला सवाल है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल धान होती है। अगला सवाल है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, कृषि की जाती है? तो बिहार में लगभग 80% क्षेत्र में खेती की जाती है, कृषि की जाती है। अगला सवाल है, इनमें से संचार सेवाओं का अंग कौन है? कौन ऐसा है इनमें से जो जिससे हम लोग को संचार प्राप्त होता है? तो समाचार से भी होता है, टेलीफोन से भी होता है, टेलीविज़न के भी माध्यम से होता है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविज़न, इन सभी से संचार सेवाओं का अंग है। अगला सवाल है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था से हम लोग का समन्वय स्थापित करना। 70 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो अर्थव्यवस्था के हरित क्रांति जो है वो खेती वाला जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, कौन ऐसी संस्था जो है भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो सभी लोगों को मालूम होना चाहिए जो आरबीआई है वही भारत में रुपया छापती है, पैसा छापती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। 72 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार राज्य है, बिहार राज्य किस पर आधारित है? तो बिहार राज्य कृषि प्रधान राज्य है। 73 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो हमारे रहन सहन के स्तर को प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम व्यक्त करता है, प्रभावित करता है। 74 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 76 कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में नगर निगम नहीं आता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय स्वरूप है, जबकि नगर निगम सही उत्तर नहीं होगा, यह अंग नहीं है। 76 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है। लेकिन यही सवाल को घुमा कर पूछेगा कि हिंदी के अलावा भारत में कितनी अनुसूची भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो हिंदी के अलावा बात करेगा तो 22 में से को कम करके 21 मार देना है। अगला सवाल है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में वियतनाम आता है, लाओस आता है और कंबोडिया आता है। तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। अगला सवाल है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जिसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अगला सवाल है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। अगला सवाल है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन के नाम से जाना जाता था। 81 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बुइचाओ के द्वारा लिखा गया। 82 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में 1946 में होने वाले समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। 83 का सही उत्तर बी हो जाएगा। आप ऐसे भी याद रखिएगा कि हनोई समझौता कब हुआ था? तो हनोई समझौता 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, कौन सी संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? देखिए कई बार पूछा गया सवाल है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। अगला सवाल है, इनमें से कौन मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है?
तो इनमें से सबके सब मुद्रा का आधुनिक रूप है, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं हो, चाहे वो मुद्रा हो, जामा हो या ड्राफ्ट हो, सबके सब हैं। अगला सवाल है, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस की मुद्रा रूबल कहलाता है। 86 का सही उत्तर ए हो जाएगा, रूस की मुद्रा रूबल है। अगला सवाल है, 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 1 रुपये का नोट वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। वित्त विभाग को एक केंद्रीय सरकार के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। 88 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रेडिट कार्ड क्यों प्रसिद्ध है? तो क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मुद्रा है, इसीलिए प्रसिद्ध है। प्लास्टिक मुद्रा क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये सब क्या है? प्लास्टिक मुद्रा है। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया। 90 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया था। 91 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो भारत के याद रखिएगा, राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई, शुरुआत हुई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। अगला सवाल है, इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश में एक ही ऑप्शन दिया रहता है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो होता है वही केंद्र शासित प्रदेश होता है। ऐसे तो दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल है, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संघीय प्रणाली अपने देश में ही, याद रखिएगा, अमेरिका में भी है और कनाडा में भी है। और मैंने आपको बताया भी है कि जहां इनमें से सभी वाला ऑप्शन दिखाई दे तो बिना सोचे समझे उसी को टिक मार देना है। तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, भारत है, कनाडा भी है। अगला सवाल है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो केंद्रीय बैंक जो है वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 95 का सी, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला सवाल है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए एक मार्ग का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो जो कृषि क्षेत्र होता है उसी को प्राथमिक क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होती है? तो तिनकठिया जो प्रणाली है वो किसानों पर लागू होता है। 98 का सही उत्तर हो जाएगा ए, तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू होती है। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। 99 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के जीरादेई गांव में हुआ था। सही का सही उत्तर बी हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्लास पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। और अगला सवाल दिया गया है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। अगला सवाल है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल देश की जो सीमा है हम लोग के राज्य बिहार से जुड़ा हुआ है। 102 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है? तो कभी भी जब भी गठबंधन की सरकार बनती है तो हमेशा बहुत सारे दल की जरूरत पड़ती है। 103 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर अखबारी कागजों के लिए प्रसिद्ध है। ये 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो सही उत्तर हो जाएगा 104 का सी, नेपा नगर अखबारी कागजों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है। 105 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात राज्य में है। 106 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से हुआ था? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी देश की सहायता के द्वारा हुआ था। 107 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया?
तो भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी वर्णपुर में स्थापित किया गया। 108 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इनौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का जो पहला सूती वस्त्र उद्योग है जो पहली बार कोलकाता में स्थापित किया गया था। 110 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया? तो भारत में पहली बार नगर निगम की स्थापना आपके बिहार राज्य में नहीं किया गया था, मद्रास में किया गया था। मद्रास को अब चेन्नई के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। 112 का बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है, इनमें से नगर निगम के आय का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? तो जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स बिहार में नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है, यानी कि इनकम टैक्स को हिंदी में आय कर के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, इनमें से पंचायत की व्यवस्थापिका सभा कौन है? तो पंचायत की व्यवस्थापिका सभा इनमें से ग्राम सभा है। आप सभी लोग को जानकारी होना चाहिए। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 115 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो स्थानीय स्वशासन के राज्य के नीति निर्देशक संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया है। 116 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 117 का सी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में हुआ था। अभी आप लोगों ने भी इसको पीछे पढ़ा। अगला सवाल है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित भूकंप केंद्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिक केंद्र कहा जाता है। अगला सवाल है, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी किससे संबंधित है? तो सुनामी हमेशा समुद्रों में आती है। आकाश में कभी सुनामी नहीं आता है, जमीन पर नहीं आता है, हमेशा समुद्र में आता है। अगला सवाल है, मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो मलबे में नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का उपयोग किया जाता है। 121 का सी हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट या भूकंप या रासायनिक दुर्घटना। तो जो भूकंप है यही प्राकृतिक आपदा है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, बी, डी सब क्या है? मानवीय आपदा है। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से खरीफ फसल कौन है? तो जो धान होती है वही खरीफ फसल होता है, जबकि जो गेहूं होता है वो सब क्या है? रबी फसल है। तो 123 का सही उत्तर डी हो जाएगा, खरीफ फसल धान हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। 125 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहली सूती मिल की स्थापना कहाँ किया गया? तो भारत में पहली सूती मिल की स्थापना मुंबई में किया गया। 126 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण की जब भी बात करेगा तो हमेशा उत्तर मानना है बिस्मार्क। जबकि इटली के एकीकरण की बात करेगा तो मेजिनी भी आ जाएगा, गैरिबाल्डी भी आ जाएगा, काउंट काउर भी आ जाएगा, विक्टर इमैनुअल भी आ जाएगा। लेकिन जर्मनी के एकीकरण के बिस्मार्क उत्तरदायी है। 127 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। 128 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्पी डेवी के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, ग्राम कचहरी में मुकदमे कैसे सुलझाए जाते हैं? तो ग्राम कचहरी में दीवानी मामला तथा फौजदारी मामला दोनों प्रकार के मुकदमों को सुलझाया जाता है। इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा 130 का ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल है, ग्राम पंचायत के प्रधान जी को क्या कहते हैं? तो ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया जी के नाम से जाना जाता है। 131 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में किया गया, लेकिन कहीं आपके ऑप्शन में मद्रास नहीं है, तो मद्रास को ही चेन्नई के भी नाम से जाना जाता है, इसीलिए सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? तो भारत के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। 133 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन राज्य सूची का विषय है? तो जो कानून व्यवस्था है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 134 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन जो है वह क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का आंदोलन था। 135 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। 136 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में पूरा हुआ। 137 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, अनामी दल के संस्थापक कौन है? तो अनामी दल के संस्थापक इनमें से जोंगुयेन आई है। सही उत्तर 138 का ए हो जाएगा। अनामी दल के संस्थापक जोंगुयेन आई है। अगला सवाल है, दिएन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो दिएन बियन फू के युद्ध में जो फ्रांस है वह बहुत बुरी तरह से हार गया था। 139 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रांतिकारी नेता दुई तान होई के नेता कौन थे? तो क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता फान बोईचाओ थे। 140 का ए हो जाएगा। हिंद चीन में राष्ट्रवाद यदि पढ़े हैं तो उसी में से सब के सब सवाल पूछा गया, आपके चैप्टर से ही है, तो आपके सही उत्तर बताइए और उड़ाते जाइए। अगला सवाल है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो हमारे देश में सबसे अधिक सोना और चांदी के मुद्रा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में सोने चांदी बहुत मात्रा में था। अगला सवाल है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। 142 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा यही था कि करो या मरो, करो या नरो, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था। अगला सवाल है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। 44 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। 145 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह पहला प्रयोग चंपारण में किया था, जो कि राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण में आए था। 146 के सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मुद्रण का आविष्कार चाइना में हुआ था। 147 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड जो बांध है यह भारत का सबसे लंबा बांध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 143 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? इनमें से कौन ऐसा खनिज है जिसको उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। अगला सवाल है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार इनमें से कौन है? तो सबसे बढ़िया कोयला के बारे में बात करेगा तो एंथ्रासाइट हो जाएगा, और सबसे घटिया कोयले के बारे में बात करेगा तो पीट हो जाएगा। तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट है। 50 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना कहाँ है? तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। 151 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे अधिक वन विस्तार किस राज्य में है? तो ये भी याद रखिएगा, सबसे अधिक वनों का विस्तार एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ये सवाल पूछा गया लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो याद रखिएगा यह पूछा गया सवाल है कि सबसे अधिक वनों का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है?
तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में है, 153 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? तो सूखा क्यों आता है? तो वर्षा की कमी के कारण, मिट्टी में नमी के कारण सुखाड़ पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार का कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो बिहार में सबसे अधिक जो बाढ़ आता है वो सबसे अधिक उत्तरी बिहार में आता है, क्योंकि बिहार का शुष्क कोसी नदी उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है, इसीलिए 55 का सही उत्तर हो जाएगा डी। लेकिन नियम के अनुसार पूर्वी बिहार भी सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार में दोनों जगह आपको सबसे अधिक बाढ़ आता है, लेकिन सबसे बढ़िया सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? डी। लेकिन पूर्वी बिहार भी गलत ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ए और डी दोनों भी सही हो सकता है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया कहलाते हैं। अगला सवाल है, इराक की मुद्रा क्या है? तो इराक का मुद्रा को दिनार कहा जाता है, 157 का बी हो जाएगा। दिनार इराक की मुद्रा है। अगला सवाल है, टका किस देश की मुद्रा है? तो जो टका है वह बांग्लादेश की मुद्रा है, 158 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा यूरो है, 159 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, बचत क्या है? बचत किसे कहते हैं या बचत क्या है? तो आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है, 160 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो जो सीमेंट उद्योग है वह कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, 161 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो हुगली जो है यह कोलकाता रिसड़ा का औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, 162 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन ऐसा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो लौह इस्पात उद्योग आता है, 163 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इनमें से उपभोक्ता उद्योग जो चीनी उद्योग होता है वो उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है, 164 का डी हो जाएगा। और ये भी 4 बार पेपर में आपसे पूछा गया सवाल है, 2015 में, 18 में, 21 में और 22 में। अगला सवाल है, सबसे छोटे पैमाने का उद्योग इनमें से कौन है? तो ये याद रखिएगा, जो खिलौना उद्योग है वही सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 165 का। अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? तो बिहार के पटना जिले में, बिहार की राजधानी पटना में सबसे पहली बार नगर निगम की स्थापना किया गया था। अगला सवाल है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था, सही उत्तर हो जाएगा 167 का, ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, सभी लोगों को मालूम भी है कि जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन नगर निगम का प्रमुख स्रोत है? अच्छा, नगर निगम का स्रोत नहीं ना पूछा है। तो नगर निगम का प्रमुख इनमें से कौन है? तो नगर निगम के प्रमुख को महापौर के नाम से जाना जाता है, 169 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच में समझौता कब हुआ था? तो राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच में समझौता 1998 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 40 स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? तो वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण जो कि कंबोडिया में स्थित है, उसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, 176 का बी हो जाएगा।
अगला सवाल है, बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार दक्षिण वियतनाम में थी। 173 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य जापान का आत्मसमर्पण है। 78 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले और जमा किए जा सकते हैं। तो एटीएम के द्वारा तो जमा नहीं किया जा सकता है, लेकिन एटीएम के द्वारा पैसा हमेशा 24 घंटे निकाले जाते हैं। अगला सवाल है, मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में किसकी ज़रूरत होती है? तो मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मुद्रा बनाने के लिए संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। 180 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, साख का अर्थ क्या होता है? तो साख का अर्थ होता है किसी पर विश्वास करना है और दूसरा ऋण लौटाने की क्षमता रखना। 181 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो आधुनिक मुद्रा का रूप कागज का नोट है। कागज का नोट आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। 182 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, साख का आधार क्या है? इनमें से साख का आधार है, साख का मतलब विश्वास से संबंधित है। 183 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य इनमें से कौन है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है। विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। अगला सवाल है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी गैस में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। 185 का सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में किया गया था। मद्रास के चेन्नई में, मद्रास को ही चेन्नई के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है? तो दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध महाराष्ट्र से है। 187 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन है? तो भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग पी तरंग है, जिसे प्राथमिक तरंग के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, बिहार किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो बिहार जो है वो जोन 3 भूकंपीय पेटी में आता है। 189 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार का कौन ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ प्रवण है? तो बिहार में सबसे अधिक उत्तरी बिहार में आता है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, साथ में ऑप्शन नंबर पूर्वी बिहार भी दिया रहेगा, तो दोनों होगा। लेकिन जब ऑप्शन में दोनों रहेगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी टिक मारना है। लेकिन दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। अगला सवाल है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। 191 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो इनमें से जो महामारी है वही मानव जनित आपदा है। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक में सर्वोत्तम स्थान किस देश का है? तो मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान नॉर्वे देश का है। 193 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। 194 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं में मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी के अलावा टोटल 21 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है। मैंने बताया था शुरू में ही कि जब पूछेगा कि टोटल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है तो 22। जब हिंदी के अलावा पूछेगा, उर्दू के अलावा पूछेगा तो आपको क्या जवाब देना? एगो कम कोई के 21 जवाब देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, अगला सवाल नहीं, यहीं से टोटल सवाल होता है समाप्त। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।